आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंदी शिक्षक उपेंद्र कुमार सिंह आप सबों की सेवा में फिर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाला। आप सबों से आग्रह है कि क्रमबद्ध तरीके से उस वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। कमेंट्स करने से होता है क्या कि जो हम में कमियां रहती है उसको दूर करने का मौका मिलता है। तो आज हम सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। आज हम उन्हीं 52 का उच्चारण स्थान को देखते हैं कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। पहले हम लोग यह जान लें कि कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है और जिस भागों से वह बोला जाता है वही उनका उच्चारण स्थान होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उच्चारण अवस्था में जो जीभ है, जिस अंग को स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। वैसे तो जीभ जो है मुंह के 6 अंगों को स्पर्श करती है। पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत, पांचवा है ओट्स और छठा है नासिका। और जहां कंठ और तालु दोनों को स्पर्श से कुछ व्यंजनों का उच्चारण होता है, कहीं कहीं पर कंठ और ओट्स को स्पर्श से उच्चारण होता है, कहीं पर दंत और होठ के स्पर्श से उच्चारण होता है। इन सबों का जो संज्ञा का नाम है उसे भी हम बताएंगे। अब देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या 52 है उनका उच्चारण स्थान क्या है। चलिए एक डाटा के तहत देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस तालिका के माध्यम से वर्णों के उच्चारण स्थान को देखते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण के 9 भेद होते हैं। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओट्स, छठा नासिका, सातवां कंठ तालु, आठवां कंठोष्ठ, नौवां दंतोष्ठ। अब हम इन 9 को बारी बारी से पढ़ते हैं। कंठ से उच्चारण किनका होता है उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। देखिए, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, कंठ को गला भी कहते हैं, तो जिनका उच्चारण कंठ या गले से होता है उसको हम कंठ्य कहते हैं। इसमें स्वर के अ, स्वर वर्ण के आ और अयोगवाह के अह, व्यंजन के कवर्ग और ह, इनका उच्चारण कंठ या गला से होता है। देखिए, हम लोग उच्चारण करके अपने से देख लेते हैं। हम जब उच्चारण करते हैं तो प्रयास करें कि जो वर्ण है उसको बोले, मन ही मन बोलेंगे तो पता लगेगा कि हमारा आवाज कहां से निकल रहा है। जैसे देखिए, अ, आ, अह, क, ख, ग, घ और
ह, इनका आवाज जो है वह कंठ से निकल रहा है। अगर प्रश्न आता है, जिन जिन वर्णों का वर्णन मैंने किया, कहीं पर अगर लिखा हो कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर कंठ रहता है तो कंठ लिखेंगे, या कंठ ये रहेगा तो उसको भी लिख देंगे। चलिए दूसरा अब हम लोग देखते हैं तालु। तालु से उच्चारण कौन कौन से वर्ण होते हैं, अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, चवर्ग, य और तलावी श। इनका उच्चारण तालु से होता है। अब हम लोग जानेंगे कि तालु है क्या। जो हमारा दांत या दंत है उससे थोड़ा सा अंदर ऊंचा जो भाग है उसको हम तालु कहते हैं। उच्चारण करके देखिए, छोटी ई, जीभ जो है स्पर्श कर रहा है दांत के थोड़ा सा ऊपर जो ऊंचा स्थान है उसमें। बड़ी ई, च, छ, ज, झ और य, और तलावे श। हम जब उच्चारण करते हैं, जब मुंह से ध्वनि को निकालते हैं, तो हमें यह आभास होना चाहिए। सबसे पहली बात तो एक एक चीज को जान लें। दंत सब कोई जानते हैं, तालु दंत के ऊपर वाला जो ऊंचा भाग है उसको कहते हैं। तो तालु में यही वर्ण जो हैं उच्चारण में स्पर्श होता है। अब हम चलें मूर्धा। सबसे पहले यह जाने कि मूर्धा है क्या। तो जो दंत के बाद मुख में ऊंचा स्थान है उससे थोड़ा सा पीछे मुख में एक गहरा भाग होता है, और जब जीभ वहां स्पर्श करती है उसी को हम लोग मूर्धा कहते हैं। और उनका उच्चारण स्थान जो है वह कहलाता है मूर्धन्य। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि मूर्धन्य में कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। टवर्ग सारा, क, ठ, ड, ढ, और अड़, ढ़, र, मूर्धनि श और री। यह री यर वाला नहीं है, इससे ऋषि लिखा जाता है। इसका चिन्ह हम पीछे बता दिए हैं। जैसे हमको कृपा लिखना हो तो उस स्थिति में इसका चिन्ह लगता है। अब देखिए जब हम उच्चारण करते हैं तो हमको पता लग जाता है क स्पर्श कर रहा है उस जीभ जो है गहरे स्थान को। ठ, ड, ढ, अड़, ढ, र, री और मूर्धन्य श स्पर्श कर रहा है। इसलिए अगर कहीं पर भी टवर्ग का और ये आपको वर्ण मिले और पूछे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, अपने मुंह से बोल करके अंदर अंदर बोल लें और उसी से अंदाजा लगा लें कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। अब हम चलते हैं दंत। दंत को दांत भी कहते हैं। हमारा जिह्वा जो है कौन कौन से वर्ण में वह दंत से स्पर्श करती है। देखिए तवर्ग, उच्चारण करके देखिए, त, थ, द, ध और ल, दंते स। इनका उच्चारण स्थान जो है वह दंत है। अब हम लोग चले
ओट्स जो हमारा मुंह के दोनों तरफ है, देखेंगे कि ओट्स से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो हर्षौ, दीर्घौ और पवर्ग प, फ, ब, भ, एक बात और बता दे रहे हैं कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का पिछले वीडियो में हमने बताया कि पंचमा अक्षर जो होता है वह है अंग, य, टवर्गिना, तवर्गिना और म। वैसे इनका उच्चारण उसी वर्ग में होता है, लेकिन ध्वनि जो है वह नाक से निकलती है। जैसे इनका अंग का उच्चारण कवर्ग में ही होता है, लेकिन ध्वनि जो है वह नाक से निकलती है, इसलिए इनको नासिका वर्ण भी कहते हैं। और यह नासिका जो है इसके अंतर्गत पंचमा वर्ग जो है, पंचमा अक्षर जो है, पंचमा अक्षर के अलावा अयोगवाह के अन्न का भी उच्चारण होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कंठ तालु के संयोग से किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो कंठ तालु के संयोग से ए और ए का उच्चारण होता है। अगर कहीं पर भी आ जाए कि ए या ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर कंठ तालु होगा तो हम कंठ तालु में टिक मारेंगे। अब देखिए, हम देखेंगे कि कंठ और ओट्स के मिलन से किस वर्ण का उच्चारण होता है। तो कंठ और ओट्स के मिलन से व का उच्चारण होता है। कंठ से आवाज निकलती है और होठ जो हैं वो स्पर्श करते हैं हल्का, जैसे व। उसके बाद में दंतोष्ठ है, जिसमें दांत और होठ आपस में स्पर्श करते हैं, जैसे ओ, औ। अब हम समझ गए होंगे कि जो वर्णमाला के अंतर्गत 52 वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो के बाद वर्णमाला से, वर्ण से संबंधित जितनी सारी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराएंगे। चलिए आप सभी इस तालिका का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में बताएंगे। अब हम लोग यह देखने का प्रयास करें कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। देखिए यहां पर 2 शब्द आया, अल्प और प्राण। सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि अल्प प्राण का अर्थ क्या होता है। बारी बारी से देखते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम। कम। और प्राण का अर्थ होता है ऊर्जा। तेज।
शक्ति। अब देखिए, इसका अर्थ से ही हम लोग जान जाएंगे कि अल्पा प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण जो है वह है जिसके उच्चारण में कम समय लगे और प्रयत्न भी कम करना पड़े। जब हम मुख से उच्चारण निकालते हैं तो ऊर्जा लगता है, शक्ति लगता है, इसीलिए इसको कहा गया है अल्प प्राण। तो अब हम लोग यह भी देखेंगे कि अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग का अंतिम का, कवर्ग का 1, 3 और 5, जैसे क, ग और अंग। 1, 3, 5 कवर्ग में 5 वर्ण हैं। तो पहला क, तीसरा ग और 5वां अंग। इसी प्रकार से चवर्ग का भी पहला, तीसरा, 5वां, टवर्ग का भी पहला, तीसरा, 5वां, तवर्ग का भी पहला, तीसरा, 5वां और पवर्ग का भी पहला, तीसरा, 5वां। इसके अलावे य, र, ल और व यह भी अल्प प्राण में ही आते हैं। अब हम समझते हैं कि अल्प प्राण आप लोग समझ गए होंगे और इसी को सीधा उल्टा करेंगे। जहां पर अल्प प्राण में बोलने में कम समय लगा और प्रयत्न कम करना पड़ा, ठीक उसका उल्टा महाप्राण में होगा। महाप्राण में होगा कि बोलने में समय ज्यादा लगे और बोलते समय अधिक प्रयत्न करना पड़े, मुख से उच्चारण निकालने में अधिक प्रयत्न करना पड़े। तो जब कवर्ग के पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण में आए तो महाप्राण में कवर्ग के दूसरा और चौथा होंगे। महाप्राण में हो जाएंगे ख और घ, दूसरा और चौथा। अब इसी तरह से हम चवर्ग में भी करेंगे, जो दूसरा वर्ण है, और चौथा टवर्ग में भी दूसरा और चौथा, तवर्ग में भी दूसरा और चौथा, पवर्ग में भी दूसरा और चौथा। इसके अलावे जब हम देखते हैं कि और कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनको उच्चारण महाप्राण के अंतर्गत होता है, तो हम पाते हैं तलावी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। इन चारों का जो उच्चारण होता है वह महाप्राण के अंतर्गत होता है। अब हम लोग समझ गए कि व्यंजन के उच्चारण के आधार पर जो 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, उसमें व्यंजन के कौन कौन से वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ होता है। अगर परीक्षा में पूछे कि अल्प प्राण में कवर्ग के
कौन कौन से वर्ण आते हैं। आराम से हम लिखेंगे कि कवर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अगर महाप्राण में पूछता है कि कवर्ग का कौन से वर्ण आते हैं, तो हम तुरंत लिख देंगे कि दूसरा और चौथा। चलिए अब हम लोग एक चीज और देखने का प्रयास करते हैं कि स्वर कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो स्वर कंपन के आधार पर भी व्यंजन के 2 भेद होते हैं। चलिए अब हम लोग यह भी देखने का प्रयास करें कि स्वर कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि स्वर कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। पहला सघोष और दूसरा अघोष। अब हम लोग यह जान लें कि सघोष क्या है और अघोष क्या है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्री का मतलब जो हम उच्चारण करते हैं उसमें अगर कंपन होता हो, झंकृत यानी हल्का झंझनापन टाइप के आता हो, तो उसे हम सघोष कहते हैं। सघोष में व्यंजन वर्ण के अंतिम 3 वर्ण आते हैं। जैसे क वर्ग में पहला क और दूसरा ख है, तो 3 वर्ण जो आएंगे पीछे से वह है ग, घ और अंग। ग, घ और अंग, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसी प्रकार से चवर्ग में का भी जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है वह सघोष कहलाता है। सिर्फ वही टवर्ग का भी तीसरा, चौथा, पांचवा को हम सघोष कहते हैं। तवर्ग में भी तीसरा, चौथा, पांचवा को सघोष कहते हैं और पवर्ग में भी तीसरा, चौथा, पांचवा को सघोष कहते हैं। अब देखिए सघोष में है कि जिनके उच्चारण में कंपन हो उसे सघोष कहते हैं। तो उसका उल्टा सीधे हम करेंगे अघोष। जिस व्यंजन के उच्चारण में कंपन न हो उसे हम अघोष कहते हैं। और जब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग इन सारे वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है वह अगर सघोष में आ रहा है तो इसका मतलब है कि अघोष में पहला और दूसरा। जैसे इसमें आएगा क और ख, उच्चारण से ही आपको पता लग जाएगा। इसे देखिए हम लोग बोल रहे हैं ग, थोड़ा सा आवाज जो है वह खिंचा रहा है, लग रहा है कि कंपन हो रहा है। घ, अंग। और अघोष में बोल रहे हैं क, ख, इसमें कंपन नहीं है। इसी प्रकार से हम सारे वर्गों का सघोष और अघोष निकाल लेंगे। अब हम समझते होंगे सारे बच्चे, आप लोग बहुत अच्छी तरह से सघोष और अघोष को भी समझ गए होंगे। अब हम व्यंजन के कुछ और छूटा हुआ भाग था उसके बारे में बताएंगे। अब हम लोग व्यंजन वर्ण के अंतर्गत द्वित्व
व्यंजन के बारे में जानेंगे कि यह द्वित्व व्यंजन है क्या। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानें, जब एक ही व्यंजन एक साथ दो बार आ जाएं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे अब देखिए, यह जो क वर्ण है इसमें अस्वर लगा हुआ है। हम इसके पहले बताए थे कि अगर व्यंजन वर्ण में स्वर का उच्चारण न करना हो, व्यंजन वर्ण को स्वतंत्र रूप से लिखना हो, तो वैसी स्थिति में हम हलंत का प्रयोग करेंगे। यहां पर इसमें हम स्वर को अलग कर दिए हैं। अब यहां पर द्वित्व का मतलब होता है, जैसे देखिए बराबर क्या होगा, और जब हम हलंत निकाल देते हैं तो पूरा लिखा गया, और जिसमें हलंत लगा हुआ रहेगा उसका डंडी को समाप्त कर देते हैं। अब जैसे हम लिखे अब हम लिखते हैं सबके साथ वही बात है, जिसमें हलंत लगा हुआ है उस व्यंजन वर्ण से स्वर को निकाल दिया गया है। हम लोग कुछ शब्द जो बनाते हैं वहां पर इन शब्दों का आवश्यकता पड़ता है। देखिए यही द्वित्व व्यंजन है। एक बार फिर हम लोग जान लें, जब एक ही व्यंजन एक साथ दो बार आते हों तो उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जो इस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग व्यंजन के अंतर्गत कुछ आगत व्यंजन हैं। उर्दू फारसी के शुद्ध उच्चारण के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता, इसका चिन्ह होता है ऐसे। हिंदी वर्णमाला में जो उर्दू फारसी शब्द हैं उनके लिए कोई लिपि चिन्ह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो आगत व्यंजन हैं उनके नीचे हम बिंदु लगा करके उनका शुद्ध उर्दू और फारसी में उच्चारण करते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि आगत व्यंजन है क्या। क, ख, ग, ज और फ, यही 5 आगत व्यंजन हैं। अब देखिए इनका उच्चारण कैसे होता है। नुक्ता में यह जो नीचे हम लोग बिंदी का प्रयोग करते हैं उसको हम यहां पर प्रयोग करेंगे। अब इससे हम शब्द बनाते हैं उर्दू उच्चारण के साथ। जैसे देखें, कौम, खुदा, गजल, बाजार, फकीर। लेकिन अभी वर्तमान समय में इन तीनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अभी यही दो जो हैं ज और फ का
ज़्यादा उर्दू और फारसी शब्दों के उच्चारण लिखने में और पढ़ने में प्रयोग किया जा रहा है। बहुत सारे हिंदी के जो विद्वान हैं व्याकरण के, उन्होंने आगत व्यंजन में सिर्फ यही 2 का वर्णन किए हैं। बहुत सारे किताब में इन 5 का वर्णन मिला है। अब हम समझते हैं कि आप लोग उच्चारण के आधार पर वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसको समझ गए होंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के जो भेद हैं उसको समझ गए होंगे। कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद और जो द्वित व्यंजन है और आगत व्यंजन है उसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक के जरूर देखेंगे। अब हम अगले वीडियो में वर्ण वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर है उसको लेकर के आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।